नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी से संबंधित जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं और आज भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे तीनों सेगमेंट्स के जरिए आपके लिए कुछ खास हम लेकर आए हैं। सबसे पहले बात होगी यहाँ पर प्याज के निर्जलीकरण की, फिर मुलाकात करवाएंगे सफल महिला उद्यमी सुनीता शानू से और फिर जानकारी देंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, प्याज को हमारे खाने की शान माना जाता है और किसी भी व्यंजन में अगर इसे मिला दिया जाए तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। ऐसे में बता दें, इसकी जो मांग है हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगातार बनी रहती है और इन परिस्थितियों में जिन क्षेत्रों में प्याज की उपलब्धता की कमी है वहां पर प्याज का निर्जलीकरण एक बहुत ही फायदे का सौदा साबित हो सकता है। किस प्रकार आप कर सकते हैं, आइए दिखाते हैं आपको हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। किसान जब अपनी फसल की प्रोसेसिंग करते हैं तो निर्जलीकरण अपना अलग महत्व रखता है। निर्जलीकरण का सीधा सीधा अर्थ ये है कि फल सब्जी में जल की मात्रा को अलग कर देना। इसका उद्देश्य ये है कि फल अथवा सब्जी का आकर्षण, मधुर सुगंध, पोषक और स्वाद में उत्तम बना रहे। जब भी वो उपयोग में लाई जाए तो मौलिक रूप जल में भिगोकर प्राप्त किया जा सके। फल परिरक्षण की अनेक विधियां हैं, जैसे कि शीतकरण, हिमीकरण, किरणन, किण्वन और निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में फल और सब्जियों को तैयार कर शोषक में रख दिया जाता है। सूखने के बाद पैकेट में पैक कर दिया जाता है। जिन फलों और सब्जियों का निर्जलीकरण होता है उनमें जल की मात्रा 80 से 90% से घटकर 10 से 20% रह जाती है। इससे बड़ा फायदा होता है। आयतन और भार में कमी आ जाती है। पैकेट में अधिक सामग्री भरी जा सकती है। आवागमन में आसानी होती है। टूटने फूटने का डर भी नहीं होता है। पैकिंग बड़ी आसानी से होती है। निर्जलीकरण किए गए पदार्थों का आसानी से संग्रह किया जाता है। इनकी खराब होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। प्याज का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। जब भी प्याज की कीमतों पर उछाल आता है तो ऐसी स्थिति में हर इंसान परेशान हो उठता है। प्याज एक ऐसी फसल है जो सभी देशों में नहीं होती, इसीलिए हमारे देश में खपत के अलावा विदेशों में भी निर्यात होती है। इसीलिए प्याज की फसल लेने के बाद इसका निर्जलीकरण करना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी प्रक्रिया का सही ज्ञान होना बेहद जरूरी है। प्याज निर्जलीकरण के लिए सबसे पहले प्याज को खेतों से निकालकर मंडी लाया जाता है। कुछ किसान अपनी उपज को सीधे इकाइयों पर लाकर भी बेच देते हैं। इकाई में प्याज आने के बाद इनका वर्गीकरण तथा श्रेणीकरण किया जाता है। निर्जलीकरण प्रक्रिया में लाल प्याज के बनिस्पत सफेद प्याज को ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्रक्रिया के शुरू में सबसे पहले प्याज का ऊपरी और निचला हिस्सा काट दिया जाता है। इसके बाद प्याज को अच्छी तरह धोया जाता है। धुलाई के बाद प्याज के टुकड़े किए जाते हैं। प्याज के टुकड़ों को ड्रायर्स में सुखाया जाता है। इसके बावजूद 6% नमी रह जाती है। नमी को कम करने के लिए इसे हॉट ड्रायर में डालकर सुखाया जाता है। हॉट ड्रायर से निकालकर ये प्याज के टुकड़े ठंडे ड्रायर में भेजे जाते हैं। सेपरेटर की सहायता से सही आकार के फ्लेक्स अलग किए जाते हैं। मेटल सोर्टिंग बेल्ट की मदद से इनमें छिपे हुए लोहे के कण अलग किए जाते हैं। इसके बाद निर्जलीकरण किए गए फ्लेक्स की पैकिंग की जाती है। निर्जलीकरण किया गया प्याज अब हमारे देश में सभी जगह उपलब्ध हो रहा है। निर्जलीकरण किया हुआ प्याज पाउडर, चॉप्स, मीन्स और ग्रैनुल्स के आकार के बनते हैं, जिसे विदेशों में निर्यात किया जाता है। प्याज का निर्जलीकरण समय की मांग है। निर्जलीकृत प्याज के मुख्य लाभ भंडारण अवधि को बढ़ाकर उत्पाद की उपलब्धता वर्ष भर एवं बेमौसम में भी बनी रहती है। भंडारण एवं परिवहन के दौरान होने वाली भारी क्षति को बचाकर उपभोक्ता को उत्पाद कम लागत पर मिलता है। उत्पादक को भंडारण अवधि बढ़ने से अपने उत्पादन का कई गुना लाभ भी मिलता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि प्याज उत्पादक किसानों के लिए ये फायदे का सौदा है। तो प्याज के निर्जलीकरण के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है हमारी सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हमारे कामयाब किसानों की दास्तान। हम सभी जानते हैं कि सफल वही होते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति सजग होते हैं। कड़ी मेहनत और लगन से ही ऊंचाइयां छुई जा सकती हैं और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आज की हमारी सफल महिला उद्यमी ने, जिनका नाम है सुनीता शानू। जी हाँ, इन्होंने कड़ी मेहनत की, अपने हौसलों को बुलंद किया और एक नई ऊंचाई हासिल कर ली। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए तो जाना ही जाता है, अपनी शौर्य गाथाओं के लिए भी पूरे देश में उसका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। सुनीता शानू का जन्म राजस्थान के पिलानी शहर के एक छोटे से गांव में 6 अगस्त 1970 को हुआ था। बचपन से ही सुनीता ने अपने माता पिता को परेशानियों से जूझता हुआ देखा था। एक दुर्घटना में इनके पिता की आंखें चली गई, जिसके कारण इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुनीता के पिता खेती किया करते थे, लेकिन आंखें चली जाने के बाद वो लाचार हो चुके थे। सुनीता शानू के जीवन का संघर्ष यहीं से शुरू हो गया। इनके माता पिता को सुनीता से काफी उम्मीदें थी। बचपन से ही सुनीता घर के काम में निपुण तो थी ही, साथ ही पढ़ाई में भी रुचि रखती थी।
इन्होंने बीएससी गृह विज्ञान किया और जीवन को एक नया अर्थ देने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए वो जिंदगी की जद्दोजहद में शामिल हो गई। सुनीता शानू के ससुराल में भी खेती बाड़ी हुआ करती थी और उनके पति भी खेतों में काम करते थे। लेकिन शादी के बाद वो दोनों कुछ नया करने के उद्देश्य से दिल्ली चले आए। यहाँ आने के बाद भी उन्हें छोटे छोटे काम ही मिल रहे थे। आर्थिक मजबूरी को दूर करने के लिए सुनीता और उनके पति ने अपना व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने चाय का एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। बस 5 किलो चाय पत्ती लेकर पति पत्नी उस काम में जुट गए। धीरे धीरे उनका ये चाय व्यवसाय आगे बढ़ गया। विकास का पौधा अंकुरित होने लगा। सुनीता शानू का ये चाय व्यवसाय चलने लगा। उनके इस व्यवसाय को नया आकाश मिलने लगा। व्यवसाय आगे बढ़ने लगा और फिर क्या था, सुनीता शानू कामयाबी की राह पर आगे चलने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनका मजाक उड़ाने वाले लोग, उन्हें कमजोर समझने वाले, उनसे ही प्रेरणा लेने लगे। धीरे धीरे उनका ये व्यवसाय इतना बढ़ गया कि उनके इस व्यवसाय से दूसरी महिलाएं भी जुड़ने लगी। सुनीता शानू टी बोर्ड की सदस्य बन गई। देश के तमाम टी बागानों से वो चाय खरीदने लगी। सुनीता शानू ने जब देखा कि उनका ये व्यवसाय काफी आगे बढ़ गया है, तो उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। साथ ही अपनी इस चाय फैक्ट्री का नाम सुनीता सप्लायर्स रख दिया। इन्होंने कुछ वर्कर्स भी अपने काम के लिए रखे। आज सुनीता शानू सफल उद्यमी है। उनकी चाय का बिजनेस देश और विदेश में अपनी अलग पहचान बना रहा है। इनके यहाँ बनी फ्लेवर टी जैसे ग्रीन और व्हाइट की मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है। सुनीता शानू ने जो कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे उनकी खुद की गई दिन रात की मेहनत है। उनका मानना है कि देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए महिलाओं का विकास बहुत जरूरी है। इनके फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं इनसे बेहद प्रभावित हैं और वो भी सुनीता शानू की तरह कामयाब होने की राह पर अग्रसर हैं। इसके साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए
पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का, जिसमें हम आपके लिए आज खास जानकारी लेकर आए हैं केसीसी के बारे में। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, ये हमारे किसानों का साथी है। आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में इसकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। कैसे आप किसान क्रेडिट कार्ड से फायदा ले सकते हैं, किस तरह से बनवा सकते हैं, पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए जानकारी देते हैं आपको। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। अथर्ववेद में लिखा है कि धरती हमारी माँ है और हम उसके पुत्र हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी तरह से ये धरती हम इंसानों का पेट भरती है। लेकिन अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल करके हमने इसी धरती को बीमार कर दिया है और अब हम सभी का दायित्व है कि इसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। किस तरह से? प्राकृतिक खेती को अपनाकर। कैसे कर सकते हैं ये, आइए दिखाते हैं आपको। आज से लगभग 50 साल पहले हम सब लोग प्राकृतिक खेती ही करते थे, जिसमें सबसे कम बाहर से संसाधनों का प्रयोग करते थे, बल्कि जो प्रकृति के साथ में तालमेल करते हुए हम जो फसल उगाते हैं उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें बाहर से हस्तक्षेप कम से कम होता है
तो इसमें हमें उन्हीं चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है जिनका प्रकृति के तालमेल हो। एक तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ में हमने फसलों का इस प्रकार से चुनाव करना पड़ता है कि जो एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो। और महत्वपूर्ण कब होती हैं कि वो अगर एक फसल के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो उसमें लाभ मिले। और इसमें जो सबसे प्रमुख फसल आती है वो दलहनी फसलें आती हैं, क्योंकि दलहनी फसलों में क्या खासियत होती है कि इनकी जड़ों में खास किस्म के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। और पौधे को उपलब्ध करवाने के साथ साथ में जब हम फसल को काट लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन हमारी ज़मीन के अंदर रह जाती है, जो कि अगली फसल के काम आ सकती है। इसी तरह से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें उछली रहती हैं, ऊपर रहती हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो इनमें फसलों का जो चुनाव है वो इसी प्रकार से किया जाता है कि एक फसल गहरी जड़ वाली और जो अगली फसल आएगी वो उथली अगर जड़ वाली लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर नीचे से लेते हैं, तो इससे पोषक तत्वों का आपूर्ति होती रहती है। इसके साथ साथ में जो दूसरा तरीका किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसमें हम लोग आजकल जो जीवाणु खाद हैं उनका अगर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी किसान इसको करते थे, अभी भी करते हैं, तो उससे नेचुरल फार्मिंग और मदद मिल जाती है, क्योंकि ये भी नेचर के अनुकूल ही हैं, प्रकृति के अनुकूल ही हैं। उनका प्रयोग करके भी हम इसकी खेती को कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब नेचुरल फार्मिंग आती है तो उनमें फसलों का और किस्मों का चुनाव मौसम के और एरिया के अनुरूप किया जाता है, कि उन्हीं फसलों को चुना जाता है जिनके अंदर कम से कम बीमारी लगती हो, कम से कम कीट लगते हों, जो कम पानी में आ सकें। और उसी चुनाव के आधार पर जब हम करते हैं, और इस प्रकार की फसलों में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है मोटे अनाज वाली फसलें, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो रागी हो, चाहे इसी किस्म की जो फसलें हैं ये कम पानी लेती हैं लेकिन पैदावार अच्छी देती हैं। दूसरी फसलें आती हैं दलहनी फसलें, जो कम पानी के साथ साथ में कम संसाधनों के साथ साथ में अच्छी पैदावार दे सकती हैं। और तीसरा नंबर आता है तिलहनी फसलों का। तो इस प्रकार से जब ये फसलें लेते हैं तो इनका जो तालमेल होता है उससे हमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है और कम देखभाल से हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती में हम बाहर से संसाधनों का प्रयोग कम करते हैं, बल्कि प्रकृति से तालमेल करके इस प्रकार से फसल ले लेते हैं कि जैसे हमारी कुछ फलदार बहुवर्षीय पौधे हो गए, कुछ एक वर्षीय हो गए, और कुछ फसलें ऐसी होगी जो दलहनी और दूसरी मोटे अनाज हो गए। तो उनके तालमेल से जो खेती की जाती है उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। आपको चलते चलते एक खास जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं YouTube चैनल के जरिए। QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे YouTube चैनल पर। पुनः तमाम जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।